नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य पर ही बात करेंगे और भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जाना और उनका वर्गीकरण देखा कि किस किस विद्वान ने उन आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया है और किस तरह पर किया है। तो उसमें हमें बहुत सारी ऐसी आधुनिक आर्य भाषाओं के शब्द मिले हैं, भाषाओं के नाम मिले हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना ज़रूरी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो भाषाएँ हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हमने कल पढ़ा था, उनका वर्गीकरण देखा। उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द मिले थे जैसे सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगला, असमी और उड़िया। तो इन भाषाओं के बारे में, ये कहाँ की भाषा है, कैसी भाषा है, लिपि क्या है, वो थोड़ा सा डिटेल में आज जान लेते हैं। तो ये कहलाएंगे इसकी विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधी की। यहाँ पर मैंने इनके साथ कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं ताकि इसको समझाते हुए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन इनको डिटेल में हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सिंधी भाषा की। जो सिंधी भाषा है, इसका जो ये भाषा का शब्द लिया गया है, ये संस्कृत सिंधु से लिया गया है और ये सिंधी भाषा कही जाती है कि सिंधु नदी के दोनों किनारों की तरफ जो लोग रहते थे वो लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे। सिंधु नदी के किनारों पर जो बसे हुए गांव थे या वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, उनके द्वारा प्रयोग की जाती थी सिंधी भाषा। ठीक है। सिंधी भाषा की जो लिपि है वो है लंडा, लेकिन इसे कभी कभी गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखा जाता है। इस लिपि के बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा क्योंकि अब ये भाषा के बारे में भी कम ही सुनने को मिलता है। तो इसकी जो लिपि है लंडा, लेकिन इसे गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी लिखा जाता है। आगे बात करते हैं लहंदा भाषा की। लहंदा इस शब्द का जो अर्थ है, लहंदा शब्द का जो अर्थ है वो है पश्चिमी, और इसके अन्य जो नाम हैं वो हैं अन्य, इस लहंदा को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, वो है पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और कोटवारी। ठीक है। तो ये इसके अन्य नाम है। लहंदा भाषा के जो अन्य नाम हैं, इसको पश्चिमी पंजाबी के नाम से भी पुकारा जाता है, हिंदकी के नाम से भी पुकारा जाता है, जटकी, मुल्तानी, चिभाली और पोठवारी, इन अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। ठीक है। और लहंदा की जो लिपि है ये भी लंडा लिपि में लिखी जाती है, और ये जो लिपि है ये शारदा लिपि, जो कि कश्मीर की लिपि है, शारदा लिपि की एक उपशाखा मानी जाती है, यानी उसी शारदा लिपि से इसको निकला हुआ माना जाता है। आगे बात करते हैं पंजाबी भाषा की। तो पंजाबी पंजाब राज्य में बोली जाती है। आप जानते हैं ज़्यादातर जो सिख समुदाय के लोग होते हैं वो पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो पंजाबी है, पंजाब को नाम क्या दिया गया है, 5 आबों का देश, यानी 5 नदियों का देश। इसलिए उसका नाम पंजाब पड़ा क्योंकि उस राज्य में 5 नदियों का मिलन होता है और वहाँ पर 5 नदियाँ होने के कारण ही उस राज्य को पंजाब नाम दिया गया और इसकी भाषा को दिया गया पंजाबी नाम। देखिए, पंजाबी जो भाषा है पंजाब की भाषा है और जो इसकी लिपि है ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसकी अपनी लिपि है गुरुमुखी। और इस पंजाबी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं वो है माझी, डोगरी, दोआबी और राठी। ठीक है, ये इसकी बोलियां हैं। तो देखिए, आगे हम बात करेंगे गुजराती भाषा की। गुजराती आप जानते हैं गुजरात राज्य में बोली जाती है। इसकी अपनी एक लिपि है, गुजराती लिपि, यानी गुजराती भाषा, और इसकी लिपि भी गुजराती ही है। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इस भाषा में शिरो रेखा नहीं लगती। जैसे हम अपने हिंदी के शब्द लिखते हैं ना, ऐसे जैसे मैंने यहाँ लिखा नदी, नदी के ऊपर मैंने ये एक शिरो रेखा लगा दी है, लेकिन गुजराती भाषा में शब्दों को लिखते वक्त उस पर शिरो रेखा नहीं लगाई जाती। आगे जो है मराठी की बात करते हैं। मराठी आपने देखा बहुत सारे विद्वानों ने जब इसका वर्गीकरण किया तो इसको दक्षिण
की तरफ रखा, दक्षिण समुदाय में इसको रखा। उसी तरह से आप जानते हैं मराठी जो है महाराष्ट्र राज्य की भाषा है, वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं मराठी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने में। और इसके अंतर्गत जो बोलियाँ आती हैं, यानी मराठी भाषा के अंतर्गत जो छोटी छोटी बोलियाँ आती हैं वो है कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी और महारी। अब इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि, जैसा कि आप जानते हैं हमारी भाषा हिंदी की लिपि भी देवनागरी है, उसी तरह मराठी की लिपि भी देवनागरी है। अब देखिए बंगला, बंगला भाषा ये बंग और आल शब्द से बना है। बंगाल की भाषा बंगला भाषा बंग और आल प्रत्यय के मेल से बना है और इसकी जो लिपि है वो बंगला लिपि ही है। बंगला भाषा की लिपि बंगला ही है और ये जो बंगला लिपि है ये देवनागरी लिपि से ही निकली है। आगे देखिए असमी और असमिया। जो असमी भाषा है वो असम में बोली जाती है, ठीक है, असम में बोली जाने वाली भाषा असमी। और इसके अंतर्गत जो बोली है विष्णुपुरिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पहले पूछा जा चुका है कि विष्णुपुरिया किस भाषा की बोली है, तो ये असमी की बोली है। इसकी जो लिपि है ये भी बंगला लिपि में लिखी जाती है। आगे जो है उड़िया, उड़िया बंगला से मिलती जुलती भाषा है। उड़िया जिसको हम अभी उड़ीसा भी बोलते हैं या उड़ीसा बोलते हैं, उस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है उड़िया। और ये जो भाषा है ये बंगला से मिलती जुलती भाषा है और इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित हुई है। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में इन भाषाओं के बारे में जाना, इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना। इसके आगे जो वीडियो आने वाली है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, उसके अंतर्गत हम हमारी हिंदी भाषा की बात करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि हिंदी भाषा कब आई, कैसे आई, लिपि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वो क्या है, तो सब कुछ। क्योंकि ये जो चैनल है जिसे आप देख रहे हैं हिंदी विषय पर बेस्ड है, इसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों विस्तार से पढ़ाया जाता है। तो इस चैनल पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण को यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं, विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये इस विषय में चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, या फिर यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, आपको अगर इसी विषय में क्वालिफाई करना है तो अब डिटेल में इन सारी वीडियोस जो मैंने बनाई हुई है हर टॉपिक पर जो डिटेल वीडियो मैं अब बना रही हूँ, और आगे इसके साथ साथ लिटरेचर के और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे लिपि के बारे में जानना या फिर बोलियों के बारे में जानना, उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह से सभी लिटरेचर को, पूरे के पूरे लिटरेचर को डिटेल में इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तथा अगर आप कोई भी इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर, इस विषय पर वीडियो बनाएं। तो जितनी ज़्यादा उस टॉपिक की डिमांड होगी उसके हिसाब से उस वीडियो को पहले भी बना दिया जा सकता है। अदरवाइज़ हम डिटेल में तो सीरीज़ वाइज चल ही रहे हैं कि कौन सी टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए। और एक चीज़ और है जो ध्यान देने योग्य है, जो हिंदी लिटरेचर है या हिंदी व्याकरण है, यदि हम उसको क्रम से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में ही हम लगा लेते हैं, सबसे पहले तो हमें वर्ण का, मात्राओं का, शब्दों का, फिर वाक्यों का, इस तरह से ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी हम उसको और आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। वैसे ही हिंदी लिटरेचर में भी सबसे पहले आप भाषा के बारे में जानें कि भाषा क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन सी भाषाएँ हमारे सामने आई, और हमारी फिर उसके बाद आती है हमारा हिंदी विषय, हमारी हिंदी भाषा कहाँ से निकली, और इस हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य रचना हुई है, काव्य लिखा गया है, गद्य लिखा गया है। तो वो सब हम क्रम से पढ़ते हुए चलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए इस चैनल पर बने रहे मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।